नमस्कार, जय हिंद, सलाम। पीएचडी के नोटिफिकेशन के संबंध में ये वीडियो है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, उसी के बारे में ये जानकारी है। भूमिका हो गई समाप्त। यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, उसमें केवल एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। और जो पहले से कई बार कई यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर चुके होंगे वो इस यूनिवर्सिटी को वर्धा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते होंगे। 22 और 23 के सत्र का ये फॉर्म निकला है। आपको पहले से स्पष्ट कर दिया जाए, 23 और 24 का फॉर्म नहीं है, 22 और 23 का फॉर्म है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी नियम हैं यहाँ लागू होंगे। और एक बड़ा ही विचित्र नियम है जो शायद किसी विश्वविद्यालय में मैंने अभी तक ना ही देखा है, ना ही सुना है, ना ही पढ़ा है, और ना ही मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, मेरे किसी स्टूडेंट ने या मेरे किसी मित्र ने इस नियम के बारे में बताया है। लेकिन वो विचित्र नियम यहाँ लागू है रिसर्च कैटेगरी में। कौन सा विचित्र नियम है? और उसका संबंध है छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप से। दूसरी बात, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा इस यूनिवर्सिटी में उन सभी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन, और इस लेकिन का जवाब आपको आगे प्राप्त होगा। लगभग अच्छी खासी सीटें इसमें आई हैं, मैं ऐसा आपसे नहीं कहूँगा, ठीक है। 19 डिपार्टमेंट में अलग अलग सीटें आई हैं और टोटल सीटों की संख्या 100 से भी कम है, या कहें कि 100 और 95 के आसपास में है, ठीक है। देखिए, प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों की संख्या पर सीटें निर्धारित की जाती हैं। आप सभी भलीभांति से परिचित हैं। तो छोटी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सीटें या बड़ी यूनिवर्सिटी में कम सीटें, ये निर्भर करता है वहाँ के नियुक्त शिक्षकों के आधार पर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको आप पहले जान लीजिए। और आपके कोई सवाल हो जहन में तो पूछ लीजिएगा। 4-5 साल इस यूनिवर्सिटी में स्वयं मैंने बिताए हैं, 2015 से लेकर 2021-22 तक। 23 मई से लेकर 22 जून के मध्य में आप यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए। 23 मई से लेकर 22 जून 2023 के मध्य में। और साथ ही साथ प्रवेश परीक्षा की एक संभावित तिथि भी बताई गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो जून में नहीं है, जुलाई में नहीं है, अगस्त के फर्स्ट वीक में है, 5, 6, 7 अगस्त में। आपने सही सुना, आप 5, 6, 7 अगस्त 2023 को इसकी प्रवेश परीक्षा निर्धारित की गई है, ऐसी तिथि में बताया गया है। दूसरी बात, प्रवेश परीक्षा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से ली जाएगी। 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, जो हमेशा की तरह अन्य विश्वविद्यालयों में भी प्राप्त होता है। एक और बात कि एग्जामिशन किसी भी बच्चे को प्राप्त नहीं है, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आपने कोई भी प्रवेश परीक्षा पूर्व में पास कर रखी हो, चाहे आपका नेट हो, चाहे आपका JRF हो, चाहे आपका गैट हो, चाहे सेट हो या स्लेट हो या एमफिल क्वालिफाई हो या ICHR, ICPR, ICSSR, इस प्रकार की कोई छात्रवृत्ति अगर आपने प्राप्त कर रखी है तो भी आपको एग्जामिशन नहीं है, अर्थात सभी को प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नियम रखा गया है, ठीक है। वैसा ही नियम यहाँ पर भी लागू किया गया है। कॉल आ रहा था फ़ोन पे, इसीलिए काटना पड़ा, इसलिए हाथ वहाँ चला गया, उसको छोड़ दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लगभग 80 से 90% बच्चे जो यहाँ एडमिशन लेते हैं सभी को छात्रावास की सुविधा भी प्राप्त कर दी जाती है, क्योंकि कैंपस यूनिवर्सिटी है। और दूर दराज दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। अच्छी जगह है, प्राकृतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, संवेदनात्मक रूप से भी और रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। हिंदी विश्वविद्यालय है और हिंदी माध्यम में सभी विषयों की पढ़ाई लिखाई यहाँ होती है, उर्दू, मराठी और संस्कृत डिपार्टमेंट को छोड़कर। उर्दू, मराठी और संस्कृत डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी विषयों की पढ़ाई का माध्यम हिंदी है। और जो लैंग्वेज है, खासकर विदेशी लैंग्वेज है, उनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी और उनकी अपनी अपनी भाषाओं में होती है, ठीक है। और अब मैं आपको सीटें बता देता हूँ जो आप सुनना चाहते होंगे। प्रबंधन विभाग, ठीक है। देखिए, इंग्लिश हिंदी में कोई भी बताऊँ, आपको अगर समस्या हो नाम में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। प्रबंधन विभाग में 4 सीटें आई हैं। शिक्षा शास्त्र में 27 सीटें आई हैं। राजनीति विज्ञान में 4 सीट आई हैं। समाज कार्य सोशल वर्क में 1 सीट आई है। और सबसे बड़े 2 डिपार्टमेंट इस विश्वविद्यालय के माने जाते हैं, यहाँ कह देखिए 3 माने जाते हैं, हिंदी साहित्य और प्रबंध और समाज कार्य और शिक्षा विभाग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ सीटें उतनी नहीं आई हैं जितनी शिक्षकों और बच्चों की संख्या प्राप्त होती है, लेकिन जो भी है आपके समक्ष में है। पुनः समाज कार्य में 1 सीट है,
मानव विज्ञान में 6, जनसंचार में 3, तुलनात्मक साहित्य और में 4 सीटें हैं। तुलनात्मक साहित्य के विषय में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपने यदि हिंदी साहित्य से एमए किया है या फिर हिंदी से एमए किया है या फिर तुलनात्मक हिंदी साहित्य से एमए किया है, तीनों ही विषयों के विद्यार्थी इस तुलनात्मक साहित्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी विभाग में अलग से सीटें नहीं आई हैं, तुलनात्मक साहित्य में सीटें आई हैं। अगला विभाग है प्रवासन एवं डायस्पोरा, इसमें 4 सीटें आई हैं। अनुवाद अध्ययन में अच्छी सीटें आई हैं 12, दर्शन शास्त्र में 2 सीट है, दलित एवं जनजातीय अध्ययन में 2 सीट आई हैं, गांधी एवं शांति अध्ययन में 5 सीटें आई हैं, सिनेमा अध्ययन में, फिल्म स्टडीज में इसमें आई हैं 2 सीटें, उर्दू विभाग में बहुत लंबे अरसे के बाद सीटें आई हैं जिनकी संख्या है 3, फ्रांसीसी जो भाषा होती है ना, फ्रांसीसी फ्रेंच इसको बोलते हैं, उसमें 4 सीटें आई हैं, चीन या चाइनीज में 3 सीटें आई हैं, स्पेनिश में 3 सीटें आई हैं, फ्रांसीसी में 4 है, इन्फॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग इसमें 2 सीट आई हैं, भाषा विज्ञान या फिर हिंदी भाषा में 5 सीटें आई हैं। भाषा विज्ञान के विषय बताते हैं, जिन लोगों ने भाषा विज्ञान में या फिर भाषा प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में एमए किया है या फिर हिंदी साहित्य में एमए किया है, वो सभी विषयों के विद्यार्थी इस भाषा विज्ञान में जो सीटें हैं 5, इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। ये मैंने टोटल सीटें बताई हैं, अनरिजर्व में कितनी सीटें हैं, ओबीसी में कितनी सीटें हैं, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है और ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें, सारी जानकारी आपको प्रोस्पेक्टर से प्राप्त हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीएच कैटेगरी में सीटें नहीं है, लेकिन पीएच कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सीटें बताई, इंपॉर्टेंट डेट्स बताई। प्रवेश परीक्षा एमसीक्यू माध्यम से होगी, पाठ्यक्रम भी थोड़ा सा सुन लीजिए। यूजीसी नेट की प्रवेश परीक्षा जो आप देते हैं, जो अभी फॉर्म आए हैं जिसके भरे जा रहे हैं और फिर जून में परीक्षाएं होंगी, उसका जो पेपर 1 होता है ना, उस पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं। तो उस 10 यूनिट को आप तैयार कर लीजिए प्रवेश परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर यूनिट से 2-2, 4-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ऐसा सिलेबस में कहा गया है। अब पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, ये विश्वविद्यालय की अपनी बुद्धिमत्ता पर भी निर्भर करता है। और पेपर 2 जो होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, इसका ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसको लेकर प्रोस्पेक्टर में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है, इसका ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस आपके अकॉर्डिंग है, ज़्यादा फीस नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि एक विश्वविद्यालय है दिल्ली में जिसका नाम है जेएनयू में सुना है हम लोगों ने कि फीस बेहद कम लगती है, पीजी हो, रिसर्च हो या पोस्ट पीएचडी हो, ठीक है। तो उसी अनुसार इस यूनिवर्सिटी में फीस बेहद कम लगती है, इसका ध्यान रखिएगा। मैं एग्जाम्पल पर आपको बता दूं कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और आप यदि एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस 1 वर्ष की लगेगी 4,800 रुपये। और यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में संबंध रखते हैं तो आपकी फीस इसमें लगेगी 5,800 रुपये, ठीक है। और जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5th ईयर की आगे की जो भी फीसें हैं उन वो है 3,435 रुपये, 1 वर्ष की है ये, ठीक है ना, सेमेस्टर की नहीं है, 1 वर्ष की फीस है और इसमें कोर्स वर्क की फीस इंक्लूडिंग है। साथ ही साथ में एक बात और है फीस के संदर्भ में कि जब अपना शोध कार्य आप सबमिट करेंगे, जमा करेंगे अपने शोध प्रबंध को, तो शोध प्रबंध की जो फीस होती है जो यूजीसी ही तय करती है और कुछ मामलों में विश्वविद्यालय भी तय करता है, वो भी रखी गई है, जो कि 2,500 रुपये अर्थात 2,500 रुपये रखी गई है। और ये आपको तब जमा करनी होगी जब अपना शोध प्रबंध आप सबमिट करेंगे या जमा करेंगे, ठीक है। एक और चीज़, जब आवेदन करेंगे आप तो आपके पास जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उनका प्रूफ ज़रूर उसमें दीजिएगा जो मांगा जाएगा। लेकिन जब आपका इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा, उसमें मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो तब आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और अगर आपके पास एडमिशन के समय पर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आपको समय दिया जाएगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का जो भी है, और उस डेट तक आपको अपने सभी एकेडमिक दस्तावेज को सबमिट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। मोटा मोटा एक बात कहूँ कि पीएचडी में कोर्स वर्क होता है, आप सभी जानते हैं। परीक्षाओं के 1 साल लगभग 6-8 महीने के बाद में उस कोर्स वर्क की परीक्षा से पहले आपको अपने सभी निर्धारित डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडमिशन के वक्त पे, वो आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। इसमें टीसी कह लीजिए या डिग्री कह लीजिए, मार्कशीट कह लीजिए, और माइग्रेशन वगैरह, करेक्टर वगैरह सर्टिफिकेट, ये सब सबमिट करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। और हाँ, प्रवेश परीक्षा में यदि आपके 50% नंबर आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए चयनित माने जाएंगे। और यदि आप एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा में 45% नंबर लाने होंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। 80% की लिखित परीक्षा होगी
और 20% का आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, ऐसा निर्धारित मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टर में विवरणिका में स्पष्ट कर दिया गया है। जो मैंने आपको बताया था फेलोशिप के विषय में पहले, जो मैंने लेकिन शब्द लगाया था कि सभी को मिलती है छात्रवृत्ति लेकिन, और ये बता दें कि विचित्र नियम है इसमें। ये नियम यूजीसी ने तय किया है या एनईपी का नियम है या इस विश्वविद्यालय का निजी नियम है, इसकी मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है और कोई इसका प्रमाण भी नहीं है मेरे पास। लेकिन नियम ये कहता है, नियम नंबर 5 इसका, प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर इसमें 4 है और नियम नंबर 5 है, जो कहता है कि यदि आवेदक की उम्र 35 वर्ष से अधिक है तो पीएचडी के दौरान उनको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फेलोशिप। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था कि 35 वर्ष किसे मानते हैं आप? आवेदन करते वक्त आवेदक की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, या फिर एडमिशन जब बच्चे का होगा सितंबर या अगस्त के आसपास में, उस वक्त बच्चे की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, या फिर जब ये नोटिफिकेशन आया है जिस दिन से, इस दिन से आपकी आयु 35 वर्ष होनी। मान लीजिए किसी की आयु 30 अगस्त को हो जाएगी 35 वर्ष और फॉर्म निकला है अभी, तो क्या बच्चे की आयु 35 वर्ष से कम गिनी जाएगी उस दौरान या ज्यादा गिनी जाएगी? तो ये स्पष्टीकरण विश्वविद्यालय को देना चाहिए था। और यदि इस विश्वविद्यालय से कोई शिक्षक, कोई विद्यार्थी, कोई शोधार्थी इस वीडियो को देख रहा है या कोई जानता है ऐसे अधिकारी, शिक्षार्थी, विद्यार्थी को जो इस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हो, तो मेरे इस सवाल को आप उनसे पूछ सकते हैं और उनके जवाब को आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो जब बनाऊं तो उसमें इसका जवाब मैं दे सकूं। ठीक है। इसके अलावा यदि आपकी आयु 35 वर्ष नहीं है और आप आवेदन करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, तो जो आपका नेट, जेआरएफ, सेट, गेट जो है, आपको उसके अनुसार फेलोशिप दी जाएगी। यदि आप एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफएसटी, आरजेएनएफ, एमएनएफ हैं, तो वो छात्रवृत्तियां आपको यहाँ पर भी प्राप्त होगी। यदि आपका इसमें से कोई आपने एग्जाम पास नहीं किया है, आपका नेट भी नहीं है, तो भी जो नॉन नेट फेलोशिप होती है 8000 पर मंथ की, वो आपको सभी को प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एमफिल तो बंद कर दिया गया है, 3-4 विश्वविद्यालय में बचा हुआ है, वहां भी इस साल तक समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये पूरी सूचना थी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 2022 और 23 के सत्र के पीएचडी के प्रवेश फॉर्म के विषय में। आपके पास भी कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई सवाल है, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरा वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से कोई भी संबंध नहीं है एकेडमिक रूप से, किसी भी प्रकार से। पूर्व में इसका विद्यार्थी था, वर्तमान में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई जानकारी आपके पास है जो आप बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कमेंट करके पूछिएगा। पुनः बहुत जल्द किसी और विश्वविद्यालय के अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। और आज 26 मई है और कुछ विश्वविद्यालयों की लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की पीएचडी की। जल्दी फॉर्म भर दीजिए और अगले वीडियो में बात करेंगे डीडीयू विश्वविद्यालय के विषय में। जय हिंद, सलाम।